चलिए नहीं देखिए, श्वसन तंत्र पढ़ाई हो रहा है। श्वसन तंत्र में अनक्षी श्वसन पढ़ाए थे क्या? आज देखिए श्वसन तंत्र के जो होता है आंतरिक श्वसन के बारे में और कुछ बाह्य श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए श्वसन तंत्र हम लोग मेनली दो रूप में क्या करते हैं, बांट के पढ़ते हैं। एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन ये होता है जब हम देखिए हम जैसे हम सांस लिए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बंद कर दीजिए। जब हम सांस लिए और हमारा जो गया फेफड़ा में जो ऑक्सीजन गया और वहां से फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आ गया, तो इतना ही भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। लेकिन इतना ही तक मेरा ऑक्सीजन थोड़ी रहता है और आगे भी जाता है। अब आगे वहां से हर एक सेल में जाता है, तो सेल में जो पहुंचता है कोशिका में, तो वहां पे आंतरिक श्वसन होता है। तो देखिए ये जो होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को ही एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसी को फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस श्वसन। और ये कहां से कहां के बीच में होता है? तो फेफड़ा और वातावरण। जैसे वातावरण से हम ऑक्सीजन लिए, इस तरह से फेफड़ा में गया, फिर छोड़ दिए, तो इस फेफड़े से क्या हुआ, रिटर्न हुआ, माने कुछ आता है फेफड़ा में आ जाता है, तो इतना ही दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। समझ गए? और इसमें दो टाइप का होता है। क्या होता है? दो टाइप। एक क्रिया जो होती है सांस लेना और दूसरी क्रिया होती है सांस को छोड़ना। तो जो सांस लेते हैं उनको इनहेल बोलते हैं। सांस लेने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेल। इन माने अंदर, हेल माने समझिए रहे हैं। इनहेल हो गया, एक्सहेल हो गया जो सांस को छोड़ देना। एक्स माने एक आउट होता है, बाहर होता है, और हेल माने बाहर हिल गया। तो समझिए कि इस तरह से याद करना, ऐसा कोई थी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सहेल हो गया। और देखिए इसको तो हम लोग मान लीजिए जनरल हो गया सांस लेना, लेकिन बायोलॉजी के टेक्निकल भाषा में इसको बोलिएगा निश्वास। क्या बोलते हैं? निश्वास। और निश्वास को इंस्पायरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्पायरेशन। तो निश्वास कह देगा, निश्वास कैसी अभिक्रिया है, सांस लेने वाली अभिक्रिया है कि सांस छोड़ने वाली अभिक्रिया है? तो सांस लेने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं निश्वास। तो याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, समझ गए? और सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। और देखिए सांस लेने और छोड़ने दोनों की क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, बाह्य श्वसन को श्वासोच्छ्वास भी बोलते हैं। और श्वासोच्छ्वास के दो पार्ट है, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना। अब इसी में निश्वास, नी, समझ गए? एक होता है उच्छ्वास। तो बाद में कंफ्यूजन होगा, तो उच्च उच्च बोलिएगा तो देखिएगा हवा निकल रहा है, समझ गए? उच्च, तो हवा निकल गया, तो समझिए कि इस सांस बाहर आना है। इस माने इसे हिंस, इसे थोड़ा सा रिलेट कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, सुविधा होगा, कोई दिक्कत। उसके अपोजिट यहाँ निश्वास हो गया। अब देखिए जब एक बार हम सांस लेते हैं तो हम लोग जनरली समझते हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस लेने का हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं रहता है। ये हमारे वातावरण में जो रहता है हम लोग समझते हैं ये हम लोग ऑक्सीजन में है, तो ये हम लोग का भ्रम है। यहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं है, इसमें 78% नाइट्रोजन रहता है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है 0.03%, और आर्गन रहता है 0.93%। तो एक बार हम लोग सांस लेते हैं तो इतना लेते हैं, ये हम लोग जनरली समझते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है, मेन कोशिका में जो होता है ना, तो वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बाकी सबको छोड़ देता है। इस बार साथे आता है जाता है ना, होता है कहीं कहीं मेन होता है कि काम, जैसे बारात जाता है तो मेन तो काम बड़े बाबू का रहता है, बाकी बारातिया तो साथे आता है जाता है, उसी में देखो करते हैं। तो इस समझ ये सब बारातिया है, मेन बड़े बाबू कौन है, ऑक्सीजन। समझ में आया? आए हाँ, बारातिया शोभा बढ़ाने के लिए जाता है, खाली खाता है पीता है लोग, क्या होगा उसमें, क्या करेगा, एक प्लान बना देगा, कहेगा कि सुनो हमारे में तुम रखवा देना, तुम्हारे में हम रखवा देंगे, ठीक है? तो वो कहेगा उसको इसमें तो रख दीजिए, इसमें 2 पीस और रख दीजिए, वो कहेगा इसमें रख दीजिए। तो इसी तरह से क्या करता है लोग प्लान। देखिए तो मेन हम लोग जो
मेन जो काम होता है ऑक्सीजन का तो कोशिका के पास होता है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर इसका यूज पड़ता है, एनर्जी बनता है, इसके बाद बताएंगे, आज ही बताएंगे। तो हमारा क्या है, मेन इसी का काम है। लेकिन इस सब साथ में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, साथ में जाता है। और फिर उधर से जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये 78 जाता है, 78 क्या होता है, निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 0 से हम लोग देखिए, अब ऑक्सीजन जो गया 21 और लौटेगा 17, इसमें से 4% क्या होगा, एनर्जी के रूप में जब काम होता है तो उसमें खर्च हो जाता है। तो कितना खर्च हो गया, 4%। और ये 4% फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के इसके साथ आ जाता है। तो इसमें लगभग हम 4% जोड़ेंगे तो 4.03 होगा, तो 0.3 छोड़ देते हैं तो लगभग ही 4% हो गया। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% तक पूछता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ठीक है, वहां से तो 21% लेते हैं, लेकिन सब जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से हम लोग कितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 17। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, 4%। हाँ, यहाँ से 4% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये ऑक्सीजन जो है 17 हुआ तो 4% तो खर्च हो गया, और वही खर्च होता है उसको एनर्जी बनाने में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में खर्च हो जाता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अब छोड़ने के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम माने रूप लेके क्या होता है, बाहर आ जाता है बॉडी से। आर्गन जितना जाता है उतना आ जाता है। शरीर में इस तरह से सिस्टम ही बनाया गया है, ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है। देखिए, एक होता है श्वसन परिवहन। इसमें श्वसन परिवहन होता क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऐसे सांस लिए तो इसमें देखिएगा हम लोग ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन को मेनली आरबीसी या हीमोग्लोबिन जो होता है, जैसे हम सांस लिए फेफड़ा में गया और फेफड़ा से क्या होता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड में क्या होता है, आरबीसी रहता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो रहता है वहां से ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ लेता है और ले जाता है कोशिका के पास। यानी हमारे फेफड़ा से सभी अंग के तरफ ले जाने के कार्य कौन करता है, और वहां पर कोशिका के पास काम होता है। तो फिर उधर से बैक भी आता है। तो बैक आने के लिए तो वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है तो वो तो ठीक है, आरबीसी। अब देखिए वहां से जब बैक आता है तो 3 रास्ता है उसका आने के लिए। यहाँ तो पकड़ के अकेले चला गया आरबीसी, लेकिन उधर से अकेले नहीं लाता है। उधर से लाने के लिए प्लाज्मा के माध्यम से आता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से आता है, और बाइकार्बोनेट के माध्यम से आता है। शरीर में जो होता है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट से 70% वहां से क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारा वायु होता है उस 70% किसके माध्यम से रिटर्न आता है, बाइकार्बोनेट। और आरबीसी के माध्यम से 23 से 25%, जो रेस्ट बच गया 5 से 7%, तो प्लाज्मा के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है। ऐसे समझिए कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो ये अच्छा आदमी है, कार्बन डाइऑक्साइड खराब आदमी है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे तो हानि ना पहुंचाएगा, तो हानि पहुंचाने वाले लोग खराब कहते हैं। तो अच्छा आदमी को अकेले कोई कहीं बुला के ले जा सकता है, ठीक है। खराब आदमी रहता है तो अकेले नहीं जाता है, उसके लिए 3 4 गो पुलिस जाता है सब, ठीक है। तो उसको पकड़, समझिए खराब है, तो यहाँ कंफ्यूजन हुआ तो समझिए कि 3 गो है, तो खराब वाला के लिए व्यवस्था है। कितना है, खराब वाला के लिए व्यवस्था 3 किया गया है, प्लाज्मा, आरबीसी और बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत, तो ये तो परिवहन का हो गया। अब देखिए, जो आंतरिक श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन मेन रूप से कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका जो होता है, जैसे मान लीजिए फेफड़ा है, और फेफड़ा से ये सब ब्लड है, ब्लड के माध्यम से यहाँ एक कोशिका बना है। अब यहाँ से ऑक्सीजन गया, कहाँ गया, कोशिका के पास। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था अभिक्रिया होता है, तो यहीं पे अभिक्रिया होगा कोशिका के पास। मान लीजिए लंग्स है, क्या है, लंग्स, सेल है, सेल कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ऑक्सीजन आएगा, और क्या होगा, जो हमारा पोषक तत्व आता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, वो जाएगा, तो यहीं पे बर्न होगा। तो यहाँ पे बर्न होता है तो वहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो वहीं पे जो होता है वहीं आंतरिक श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन के बारे में भी बता रहे हैं। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी को कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन क्यों बोलते हैं कि इसका अभिक्रिया जो होता है, रिएक्शन होता है, सब कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कोई दिक्कत। और ये अभिक्रिया जो होता है इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे
क्या अभिक्रिया बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है क्या, इसको पहले हम बता देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मेरे फेफड़ा के पास जाता है और फेफड़ा से आरबीसी के माध्यम से प्रत्येक सेल के पास जाता है, और प्रत्येक सेल जितना ही बॉडी में है सब सेल से बना है। बताए थे ना, जिस तरह घर ईंट से बना है, एक एक ईंट दीवार में देखते हैं, तो उसी तरह से समझिए ये हमारे घर का बॉडी एक घर है और इस घर के एक एक सेल से बना है। जिस तरह ईंट से बना है तो बॉडी का ईंट भी बोला जाता है सेल को, कोई दिक्कत। लेकिन यही ईंट के पास या सेल के पास जब जाइएगा तो आपको क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होता है। तो ये पूछेगा कहाँ होता है, तो कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कोशिका में। अब देखिए जब इसमें जाता है तो अभिक्रिया वहाँ होता है क्या, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पच गया, एकदम सिंपल रूप ले लिया, इससे खाना करने का मतलब पच गया, उसमें से खराब पदार्थ अलग हो गया, एकदम एनर्जी रूप में जो है ग्लूकोज के रूप ले लेता है, तो ब्लड में जाता है। अब ब्लड के माध्यम से चला जाता है कहाँ? कोशिका के पास। तो जो ग्लूकोज होता है वहां पर ऑक्सीजन मिलता है। क्या करता है? ऑक्सीजन। मान लीजिए इधर से ऑक्सीजन गया, इधर से ग्लूकोज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एक भाग होता है, क्या होता है? मैट्रिक्स, वहां जाएगा। अब वहां पर क्या होगा? ये दोनों रिएक्ट करेगा, माने रिएक्शन होगा, इससे क्या होगा? एनर्जी बनेगा। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और कोशिका में ये जाएगा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन ये दोनों मिलेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से क्या किया जाता है, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए, यहाँ पे बाकी सभी बैलेंस का काम रहता है। तो बैलेंस कैसे किया जाता है ये बता देते हैं। देखिए इधर कार्बन कितना है? 6, इधर कार्बन 1 है, तो इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ हम 6 कर दे रहे हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन पहले देखिए 6 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर क्या है? 2, 8 हो जा रहा है। तो इधर ऑक्सीजन 8 हो रहा है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 गो है, 3 गो है। ठीक है, तो आपको क्या है, अब यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस होता है। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? तो इसको यहाँ पर एक ही ना है, तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 वही है, तो 6 गुना 12। अब देखिए कार्बन बैलेंस हो गया, और आपको क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन इधर देख रहे हैं तो 8 है, अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? तो 6 गुना 12 और 6 18, 18 ना है। तो 6 इधर है, अगर इसको हम यहाँ 6 कर दें तो 6 गुना 12 और 6 18 हो गया। समझ गए? तो अगर इसको लिखना हो कभी तो आप क्या कीजिएगा, पहले ग्लूकोज लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दीजिए, याद करने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। ये तो बैलेंस कैसे हुए सिखा दिए, अब याद कैसे रखना है उसके लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 6 लगा दीजिए, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड में 6 लगा दीजिए। क्या कीजिए? दूसरा मार्क कर दीजिएगा। ऑक्सीजन में क्या कीजिए? 6 लगा दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 लगा दीजिए, और जल में 6 लगा दीजिए। अपने आप बैलेंस हो गया। आगे कि नहीं उतना? तो इस तरह से क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, और ये जो अभिक्रिया हुआ ये कहाँ होता है? सेल में होता है। और जब सेल में अभिक्रिया होता है तो आपको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिल गया? जल, और मिल गया ऊर्जा। तो ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलता है, काफी मात्रा में मिल जाता है। क्या मिलता है? काफी मिलता है। और ये ऊर्जा मिलता है तो एटीपी के रूप में मिलता है। तो ऊर्जा मिलता होगा तो इसको कितना ऊर्जा क्या हुआ, कितना हुआ, इसके लिए तो कुछ तो मापक होना चाहिए। समझे? कोई चीज का एक मापक होता है ना। जैसे मान लीजिए अब कोई दूध पीता है तो उसको लीटर में रख दिए, 1 लीटर पिएगा, आधा लीटर पिएगा, ये सब माप रख दिए है। तो हर चीज का एक क्या होता है? मापक होता है। तो यहाँ पे जो सेल में ऊर्जा बनता है तो उसको एटीपी में मापा जाता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो
इसको क्या होता है एटीपी में, तो देखिए यहाँ पे एक अनऑक्सी श्वसन होता है और एक ऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन उसे कहते हैं किसी चीज के उपस्थिति में हो, बस उसमें ऑक्सीजन ना हो, बाकी वहां पर कोई चीज हो, कोई गैस हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर बस ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए या अनुपस्थित होना चाहिए, तो उसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन उपस्थित है, बाकी हो या ना उससे मतलब नहीं है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अनऑक्सी श्वसन में देखिएगा तो आपको क्या होता है 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2 एटीपी। और ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या होता है 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन 2 एटीपी इसको बनाने में खर्च हो जाता है, तो 4 में से 2 तो खर्च हो गया, तो इसको लाभ कितना होगा 2। अब इसी को हम क्या करते हैं, आइए अब डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इतना तो याद हो गया। देखिए एक बार बता देते हैं 1 मिनट में। श्वसन हमारा जो होता है बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। और ये क्या होता है वातावरण और फेफड़े के बीच में जो होता है इतना ही को बाह्य श्वसन। जैसे फेफड़ा से बाहर हम लोग लिए छोड़े, इसको बाह्य श्वसन। फेफड़े से अंदर जो गया सेल में होता है, इसको क्या बोलते हैं आंतरिक श्वसन। देखिए अब ये जो होता है सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या होता है, श्वासोच्छ्वास करना। ये पड़ा 2 आदमी इसमें बढ़ जाइए, 2 आदमी इसमें बढ़ जाइए। एक कुर्सी ले लीजिए। चल देखिए इधर देख लीजिए, आप लोग रिवीजन करा रहे हैं, इसी टाइम में आ गए। देख लीजिए श्वास क्या होता है, एक बाह्य श्वसन एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को एक फुफ्फुस श्वसन कहते हैं, और ये फेफड़े और वातावरण के बीच में होता है, और इसमें 2 इसी को श्वास को भी कहते हैं। इसमें क्या होता है 2, एगो सांस लेना और एक सांस छोड़ना। सांस लेने की अभिक्रिया को इनहेल और छोड़ने को एक्सहेल। और सांस जो लेते हैं उसी को बायोलॉजिकल टेक्निकल भाषा में निश्वास कहते हैं, यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसमें जो हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% और आर्गन की मात्रा 0.93% हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। लेकिन छोड़ने के टाइम में नाइट्रोजन जैसे जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जितना लेते हैं उतना नहीं छोड़ते हैं, उससे कम 17% छोड़ते हैं। 4% की कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर मिल जाता है, तो लगभग 4% हो जाता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड 4%, आर्गन उतना ही छोड़ देते हैं। एक श्वसन परिवहन जो बोले थे, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो उसको आरबीसी क्या करता है ले जाता है, लेकिन लाने के लिए प्लाज्मा, आरबीसी और बाइकार्बोनेट का जरूरत पड़ता है। जो बाइकार्बोनेट होता है 70% उधर से लाता है, 25% भी 5% या 7%। और यहाँ पर यांत्रिक श्वसन के बारे में आप बताएंगे। ये तो अनॉक्सी श्वसन हो गया, तो हमारा अनॉक्सी में 2 एटीपी, ऑक्सी श्वसन में कितना 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? क्या चलिए देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होता है ग्लूकोज का, उसमें होता क्या है कि जब हम लोग ग्लूकोज जब लेते हैं तो ये जाता है कहाँ, ग्लूकोज जो होता है ब्लड के माध्यम से सेल में जब पहुंचता है, मान लीजिए सेल है, क्या है सेल मैंने कोशिका बहुत छोटा होता है, एक सुई के नोक से निकालिएगा ना इसमें तो समझिए उसमें लाखों मिल जाएगा। एक सुई के नोक पर समझिए कितना है सेल, लाखों सेल। अब समझिए उसमें कितना छोटा छोटा होता है, उसको हम समझने के लिए इतना बड़ा बना दिए, ठीक है। तो उसमें से एक समझिए तो क्या होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एक इसका केंद्रक होता है, ठीक है। अब बाकी ये सब क्या होता है द्रव भरा रहता है, तो साइटोप्लाज्म इसी को कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसी में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, कहीं पे गोल्जी बॉडी रहता है, इस तरह के क्या होता है पाया जाता है। तो इसमें एक ही हम बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा बड़ा भी बना देते हैं,
समझिए एक ई क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम हम दे दिए माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे हर सेल के पास जब यहाँ से ग्लूकोज आता है, एंट्री करता है इसमें, तो कोशिका द्रव में ही क्या होता है, जो जो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज एक अणु आता है, तो यहाँ पे 2 अणु पायरुविक अम्ल बन जाता है। क्या होता है, एक अणु आया, लेकिन यहाँ पर जो आएगा कोशिका द्रव्य में, तो वो कितना 2 अणु पायरुविक अम्ल क्या होता है, बन जाता है। ग्लूकोज यही है, इसी रूप में क्या होता है, हम लोग एनर्जी जो पाए ग्लूकोज होता है, जैसे आप लोग ग्लूकोज हम लोग पीते हैं तो तुरंत एनर्जी मिलता है, वो तुरंत पेट वोट में समझिए कि नहीं जाता है, तुरंत क्या होता है, सेल के पास पहुंच जाता है। इसलिए लोग कहते हैं जिसको तुरंत एनर्जी की जरूरत हो क्या कीजिए, ग्लूकोन डी प्ले। देखिए प्लेयर व्लेयर जो होता है ग्लूकोज पीता है। अब सिंपल खाना आप खाइएगा तो पहले वो पचेगा, उसमें एंजाइम मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, पचने के बाद से तब ना ग्लूकोज बनेगा, तब ना सेल में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी बनेगा। लेकिन ग्लूकोज पहले ही से सिंपल कर दिया जाता है, उसको मुझे पचा दिया जाता है, तो डायरेक्ट क्या होता है, सेल में पहुंच जाता है, डायरेक्ट क्या होता है, बर्न होता है, तुरंत ऊर्जा मिल जाता है या एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पहुंचता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 अणु पायरुविक अम्ल बन जाता है। जो एक अणु ग्लूकोज था वो क्या बन गया, 2 अणु। तो 2 अणु पायरुविक अम्ल बन गया, तो उसमें से एक अणु क्या होता है, यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन होता है। इसी में अनॉक्सी श्वसन माने यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं होता है, ऐसा सिस्टम ही नहीं बना है कि यहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन यहाँ पर अभिक्रिया कर सके। ऑक्सीजन कहीं नहीं अभिक्रिया, चूंकि होता है हर चीज का कोई ना कोई सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अणु क्या होता है, यहीं पे अनॉक्सी श्वसन कर लेता है, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर लेता है, तो वहां से 4 एटीपी ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है, 4 एटीपी। तो 4 एटीपी ऊर्जा मिलता है, लेकिन उसको यहाँ अभिक्रिया करने में भी कुछ खर्च हो जाता है, तो 2 एटीपी खर्च हो जाता है। जिस तरह हम लोग रुपये कमाते हैं, पहले कुछ रुपया खर्च करना पड़ता है। कोई सामान देखते हैं खरीद के लाए 10 रुपया में, उसको 20 रुपये में बेच दिए, तो 10 रुपया तो खर्च निकाल लीजिएगा, और 10 रुपया फायदा हुआ। उसी तरह से यहाँ क्या होता है, 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाता है, तब बच जाता है। तो ग्लाइकोसिस में यहाँ शुरू में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 2 एटीपी लाभ होता है। उसके बाद यही अब यहाँ पे होता है क्या, पायरुविक अम्ल में होता है, यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है, लेकिन 2 एटीपी बन गया, तो 1 एटीपी में 3 कार्बन रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है एक अणु पायरुविक अम्ल में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन। 3 कार्बन एक में, 3 कार्बन एक में चला जाता है, तो यहाँ पूछ देगा एक पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन, 2 को पायरुविक अम्ल मिला के ना 6 कार्बन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक अणु जो होता है पायरुविक अम्ल में, यहाँ पे जब खर्च करता है तो आपको एनर्जी बनता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है और एसिडिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल से हमको क्या होता है, तो इसी से थोड़ा थकान होता है। लेकिन एक एटीपी तो एक अणु पायरुविक अम्ल तो यहाँ खर्च हो गया, एक और बच गया, वो क्या करता है, यहाँ से चल के यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, एक तो यहाँ खर्च हो गया और दूसरा कहाँ पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो यहाँ पे आएगा, तो इसी में देखिएगा इस तरह से रहता है, तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक भाग होता है मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में जैसे पहुंचा ऑक्सीजन और इधर से ग्लूकोज जो टूट गया है पहले ही किसमें, पायरुविक अम्ल में, तो एक पायरुविक अम्ल यहाँ पहुंचा, तब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी बर्न कर जाता है। बर्न करने का मतलब कि उसको जलाता है, तोड़ता है, विघटित करता है। तो यहीं पर ग्लूकोज को और ऑक्सीजन जब मर्ज करता है, मिलता है, तो वहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण या विघटन जो होता है। तो यहाँ पर जब विघटित होता है, तो यही जब विघटित होता है तो आपको क्या बनता है, इससे पहले वाला जो रिएक्शन लिखे थे, तो ऑक्सीजन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। और ऊर्जा जो बनता है, तो यहाँ पर तो क्या होता है, आपको यहाँ पर कुछ ऊर्जा जो होता है, आपको जो काम करता है उसमें चला जाता है, कुछ ऊर्जा हीट के रूप में भी मिलता है। क्या होता है, हीट के रूप में मिलता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रेब्सचॉप अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, क्रेब्सचॉप अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैट्रिक्स, और यहाँ से आपको कितना ऊर्जा मिलता है, 36 एटीपी। तो यहाँ से मिल गया 36 एटीपी और 2 एटीपी यहाँ से मिलता है।
कितना हो गया 38 या 38 एटीपी आपको ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया से क्या होता है ऊर्जा मिलता है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि कहीं भी होता है, किसी भी प्राणी में हो जाएगा या कोई भी चीज में हो जाएगा, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है वहां पे ऑक्सीजन हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन रहेगा तो अभी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो तभी होगा। तो पूछेगा कौन अभिक्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो हमारा ऊर्जा जो बनता है कैसे बनता है, बॉडी में कैसे होता है, देखिए हमारा जो हम क्या करते हैं श्वास लेते हैं ना, इसको दहन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो श्वास को पूछेगा ये दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। दहन अभिक्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी चीज को जो जलता है उसको दहन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है तो यहाँ पे बर्न करता है तब ना ऊर्जा मिलता है, तो बर्न करता है तो इसलिए इसको ये दहन करते हैं। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब जो ऐसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा मिले, तो जब ऊर्जा क्या होता है, जब यहाँ ग्लूकोज जलता है तो उष्मा मिलता है कि नहीं मिलता है, एक्सोथर्मो अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी। कोई दिक्कत? उपापच अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपापच। कैटाबोलिज्म जिसको बोलते हैं, उपापच अभिक्रिया इसलिए कहते हैं, देखिए उपापच अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें वो जले तो दूसरे जिस पर जल रहा है या उसके बगल में जो है उसका क्या होता है वजन कम करे, अपने जले लेकिन वजन दूसरा किसी का कम करे। जैसे देखिए उपापच अभिक्रिया का मतलब ही होता है जब आप खाना खाइएगा ना तो आपका वजन बढ़ जाएगा। तो खाना में वजन होता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी में कोई वजन नहीं होता है, ऊर्जा में कोई वजन नहीं होता है। जब यहाँ से आप खाना खाए ग्लूकोज के रूप ले लिया, ग्लूकोज के रूप से गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा तो यहाँ पे बर्न करेगा, तो कुछ आपका जो होगा ऊर्जा तो उष्मा के रूप में बाहर हो जाएगा, कुछ एनर्जी के रूप में क्या होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से खाना तो आप मान लीजिए खाना पेट में खाए, तो खाना पच गया तो देखते हैं पेट खाली हो जाता है, होता है ना, हल्का हो जाता है। तो वजन क्या होता है उपापच इस अभिक्रिया में क्या होता है शरीर का वजन कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये तो अभिक्रिया होता है लेकिन शरीर की देखते हैं जब कभी कभी आप क्या खाना खाए हैं तो आपका बहुत सारा बॉडी में एनर्जी मिलेगा लेकिन शरीर हल्का लगेगा। देखते हैं खूब एनर्जी रहता है तो लगता है कि शरीर मेरा एकदम हल्का है। तो जितना खाना अच्छा से पचेगा, समझ गए, उतना ही आपका शरीर हल्का लगेगा, और जितना खाना अच्छा से नहीं पचेगा उतना ही शरीर आपका भादा लगेगा। समझ गए? तो उपापच की क्रिया से क्या होता है शरीर का वजन हल्का फील होगा कि भारी। अभी नहीं जो 1 क्विंटल का है तो एक में 40 क्विंटल का हो जाएंगे, चाहे एक में 40 किलो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का उसमें से हल्का क्या होगा फील होगा। कोई दिक्कत? अब आइए इधर देखते हैं, जिसको तो नहीं बताए थे। देखिए ये होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, इसकी खोज 3 वैज्ञानिक ने किया था। क्या किए थे? 3 वैज्ञानिक। तो इसको EMP चक्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? EMP चक्र, इसलिए कि ई से एम्बेडन जो था लिखे थे तो उनका नाम है, और मेयर हाफ एम से है वो लिखे थे, और पियर्सन जो थे तो पी से हो गया। तो 3 आदमी मिलकर क्या किए थे इसका खोज किए थे। तो इसलिए इसको इनका नाम ई से बन गया, इसका एम से और इसका ई से, EM चक्र बताते हैं। देखिए जो सांस लेने की दर होता है वयस्क में, नॉर्मली हम लोग जो सांस लेते हैं 12 से 16 बार। कितना लेते हैं नॉर्मली? कितना दिन में? 1 मिनट में। ये नहीं जो 12 से 16 बार पूरा जीवन में, ठीक है। 1 मिनट में हम लोग लगभग 12 से 16 बार नॉर्मली सांस लेते हैं। इसलिए और मान लीजिए आप ज्यादा दौड़िएगा तो ज्यादा सांस ले लीजिएगा, समझ गए। तो नॉर्मली हम लोग 12 से 16 बार, लेकिन जो बच्चा होता है तो 25 से कितना बार? 30 बार सांस लेता है। तो इन लोगों का सांस ज्यादा तेज चलता है,
सांस ज़्यादा तेज चलता है कि बच्चा में ज़्यादा खून फान करता है, लोग उन लोग को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इन लोग क्या है एक बच्चा में तेजी भूख लगता है। अब इस जिस तरह से बुढ़ापा आ रहा है, एक बार खा लीजिएगा आराम से एक बेर कट जाएगा, तो मैंने एनर्जी की कम जरूरत पड़ता है। और बुढ़ापा आएगा तो आराम से भूजे खा कर रह जाइएगा का क्या, हाँ खटिया धैले रहिएगा। नाती पोता होगा उस सब कहिएगा कि पानी लाओ, तो कहेगा कि बुढ़वा खाली हमरे से पानी ठीक है। उसमें भी अगर दो गो पतो है तो कहेगी बड़की खाली हमरा लड़का का हाल है, छोटकी के लड़कन के तो डरे ना बोले, हमारा लड़का बुझा तक के बड़ा सा, और छोटकी कहेगी बड़की के लड़का के नहीं बोलते हैं कुछ भी। हमारा क्या है, ये लग रहा है कि इसके कौन माइये बाप नहीं है। छोटी बात है देखिए छोट लोग ऐसे तेज हो जाता है ना, वो तेज नहीं रहता है, उसको अभी अनुभव नहीं रहता। बड़ा जो है वो बहुत तेज थी, लेकिन वो क्या हो गया ना, जैसे जैसे अनुभव हुआ तो वो तन जीरा हो गई। अब दूसरे का तेज देख के सोचती है कि ये गलती हम भी किए, अब गलती कर रहा है करने दो, समझ गए। देखिए आप लोग भी बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, तो आप लोग भी बुढ़ाइएगा ना तो क्या होगा। देखिए जॉब रहेगा, जॉब तो नाती पोता जो होगा वो सेवा करेगा, और नहीं जॉब रहेगा ना तो कहेगा बुढ़वा दिन भर टर चिल्लाला। अब उस तरह से क्या होगा, कहेगा ना हम जितना मानेंगे ना उतने क्या करेंगे, बूढ़ा पेंशन मिलेगा नाम से खेत, तो कहेगा मर दिन तो लास्ट में हमारे खतरा हुई। देखिए जॉब का वैल्यू अलग है, जॉब अगर हो गया ना तो ऐसे ही 4-5 साल ज्यादा आपका उम्र बढ़ जाएगा। देखिए आपका क्या होगा, थोड़ा भी सर्दी खांसी हुआ तो तुरंत ले आकर दवा कराएगा, लोग आएंगे तो तनी पेंशन 2 साल और ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मर जाएंगे तो नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। तो इसीलिए अभी पढ़िए, जॉब लीजिए, और उस समय आपका बुढ़ापा में किशमिश का जो मिलेगा, आना तो कहेगा नून रोटी रख दे, कहाँ पैसा भेज जाता, खाए का पैसा नहीं खाए, दवाई में समझिए कि दवाई नहीं लगेगा, काढ़ा पिला देगा किसी तरह से। सुनिए एस्पायरोमीटर जो होता है फेफड़े में, माने फेफड़ा का आयतन एक बार में कितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, माने होता है ना एक बार में हम कितना सांस ले रहे हैं, तो इसी से मापा जाता है फेफड़े के जो आयतन होता है, माने वायु लेने के छोड़ने का मैक्सिमम या कम या ज्यादा या थोड़ा, तो जिस यंत्र से मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्पायरोमीटर। एक टीवी का नाम सुने होइएगा, टीवी के नाम इसका टीवी, इसका टिडल वॉल्यूम माने इसका फुल फॉर्म होता है। एक बीमारी टीबी होता है, वो टीबी अभी नहीं बता रहे हैं, टिडल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, आप 500 ml नॉर्मली एक बार में आदमी सांस लेता है, 500 ml वायु, जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, नॉर्मली एक बार, ज्यादा नहीं कम भी नहीं, नॉर्मली तो कितना लेते हैं 500 ml, तो इसी को हम लोग टिडल वॉल्यूम कहते हैं। तो हम लोग नॉर्मली पूछ देगा आदमी एक बार में कितना सांस लेता है छोड़ता है, कोई इससे ज्यादा भी लेते हैं, कोई कम भी लेता है, लेकिन नॉर्मली इतना लिया गया। एक होता है IRV, IRV होता है, इसका फुल फॉर्म इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होता है। क्या होता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम ये होता है कि एक बार में अधिक से अधिक कितना आप सांस खींच ले रहे हैं, समझे ना, जैसे इस तरह खींचे तो ज्यादा से ज्यादा कितना हम ऑक्सीजन आपके अंदर एक बार में ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2500 से 3000 ml तक हम लोग लेते हैं। कितना लेते हैं, 2500 से 3000, अगर इतना है ज्यादा से ज्यादा अगर एक बार में ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, समझिए, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा इससे कम हो जा रहा है, मान लीजिए 1800 से ज्यादा नहीं खिंचा रहा है, समझिए फेफड़ा में दिक्कत है, समझ गए। मरिएगा नहीं, मर जीने के लिए तो इतना ही काफी है, समझ गए। ये मैक्सिमम एगो होता है कि ये क्या है, ये मापक है। एक बार होता है ज्यादा से ज्यादा छोड़ना, जैसे नॉर्मली हम लोग छोड़ दिए, इसमें छोड़ने के बाद भी बहुत लोग जबरदस्ती छोड़ रहा है और छोड़ रहा है ना, होता है। तो उस ज्यादा से ज्यादा आप छोड़ सकते हैं तो 1100 से 1200 ml। क्या होता है, 1100 से 1200, जैसे कि नॉर्मली छोड़े, उसमें भी एगो जबरदस्ती छोड़ रहा है, लग रहा है उसका
कुछ फंस गया, समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं ERV, यानी एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम ज्यादा से ज्यादा इतना हम लोग बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग सीखे। और फेफड़े से संबंधित कुछ बीमारी है तो उसको कल बता देंगे, और उसके बाद से कल क्या होगा, तंत्रिका तंत्र स्टार्ट होगा। अब इस तरह से धीरे धीरे आप लोगों को बायोलॉजी क्या है खत्म होते जा रहा है। आज इसको क्या कीजिए, याद कीजिए, जितना याद कीजिए क्या होगा आप लोग याद होगा। कल पर टालिएगा ना तो क्या होगा, टलते रहेगा। देखिए टालने वाला के लिए कभी टाइम नहीं आता है, आप करने वाला के लिए टाइम कभी कम नहीं पड़ता है। अगर आप मान लीजिए सोच रहे हैं ना तो कल हम कर लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, चौथा रोज पढ़ लेंगे, आज दीदी के शादी है खत्म हो जाए, भैया की शादी है खत्म हो जाए, ये भीड़ से निकल जाए, तो भीड़ इंसान की जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। आप जिस दिन मरिएगा ना उस दिन भी सोचते रहिएगा। एगो इसी तरह कहानी है कि एगो मरने वाला था, उसका सब लोग घेर लेते, आज लास्ट दिन है तो कह रहा है सब लोग यहीं है, पंखा उधर चल रहा है कह रहा है अब तो आप मरने वाले हैं, पंखा है, क्या टेंशन है? कह रहा है बिजली बिल ज्यादा ना आएगा, ठीक है। तो उसके बहुत लोग टेंशन में रहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि इसको क्या कीजिए, अच्छा से डेली का डेली, और डेली आप इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। डेली नहीं, एक सप्ताह में एक बार क्या होगा, जितना पढ़ाई होगा उसका टेस्ट होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।